Good morning, students. Hope you all are fine. Students, today we will continue reading of lesson 6. कल हमने लेसन 6 की में केमिकल चेंज रीड किया था. ओके, आज हम केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स रीड करेंगे. सो लिसन केयरफुली. Some more examples of chemical changes. Cooking of food is a chemical change. भोजन को पकाना एक chemical change है. During cooking, many chemical reactions take place within the food material. The taste and the chemical structure is also changed. It is not possible to get back the raw food or flour from the cooked food. Therefore, cooking of food is a chemical change. भोजन को पकाना एक chemical change होता है, क्योंकि जब हम पकाते हैं तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें. जो खाने में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ओके, और जो भोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो पकने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है. और जो हम भोजन पकाते हैं, पकाने के बाद क्या उससे हम रो फूड ले सकते हैं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सब्जी बनाई तो क्या हम उसे रो वेजिटेबल है, जो कच्ची सब्जी है, हम उसे वापस वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते. और भोजन को बनाने के बाद एक नया मतलब पका हुआ खाना भी मिलता है हमें. ओके, तो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इससे हमें नया सब्सटेंस भी बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओरिजिनल मतलब रो फूड से बिल्कुल अलग है. Digestion of food is a chemical change. During digestion, the food undergoes many chemical changes. Proteins, carbohydrate, fats, etc. get broken down into simpler molecules. These molecules have entirely different chemical structure. It is not possible to obtain the original food from these molecules. Therefore, digestion of food is a chemical change. Food का digestion होना मतलब food का पचना, भोजन का पचना भी एक chemical change होता है, क्योंकि digestion जब होता है तो फूड में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं. ओके, और जो इनका जो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है. तो जो ये बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद हम इनसे ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नहीं बना सकते. मतलब हम उन ब्रेक हुए मॉलिक्यूल्स को हम दोबारा से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भोजन तो डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी एक केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज. कैंडल्स आर मेड फ्रॉम वैक्स एंड अ कॉटन थ्रेड कॉल्ड विक ऑफ द कैंडल. कैंडल जो होती है, मतलब जो कैंडल को जलाना जो है वो भी एक केमिकल चेंज है. कैंडल्स वैक्स की बनी होती हैं और एक कॉटन थ्रेड की बनी होती है. ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, द मोल्टन वैक्स, मेल्टिंग ऑफ wax is a physical change, rises through the cotton thread and undergo combustion to produce carbon dioxide and water vapor. The cotton thread gets charred to a black mass. Heat and light are given in this process. Also, it is not possible to recover the burnt wax and the thread in the original form from the charred thread. Therefore, the burning of a candle is a chemical change. मोमबत्ती का जलना भी एक केमिकल चेंज है. ओके, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसे नए सब्सटेंस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं. ओके, और जो मोमबत्ती के ऊपर जो थ्रेड होता है वो जलने के पहले तो वो वाइट होता है, लेकिन जलने के बाद वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और इससे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. तो जो हम मोमबत्ती जला देते हैं, क्या हम उससे दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते. तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इससे नया सब्सटेंस भी बना. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज. फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है, मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं. केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज. केमिकल चेंज परमानेंट होता है, उसे हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते. नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस. फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता. केमिकल चेंज में द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ग्रेटली. केमिकल चेंज में अब न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती है.
फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हीट और लाइट में और मे नॉट बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब। फिजिकल चेंज में ना तो हीट निकलती है और ना कोई भी लाइट निकलती है, ना तो निकलती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। केमिकल चेंज में हीट और लाइट आर जनरली गिवन आउट और एब्जॉर्ब। केमिकल चेंज में हीट और लाइट जो होती है वो ज़्यादातर निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है। नाउ ट्रू और फॉल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, यस ट्रू। प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन फ्रॉम शुगर इज़ अ केमिकल चेंज। जब हम शुगर से शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम उसे वाटर में ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो दिस इज ट्रू। सब्लिमेशन इज़ अ केमिकल चेंज। सब्लिमेशन केमिकल चेंज होता है। अब आपको पता ही है सब्लिमेशन क्या होता है, कि सब्लिमेशन में पहले सॉलिड से वेपर बनाए जाते हैं और वेपर से दोबारा से सॉलिड बनाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, क्योंकि सॉलिड से पहले वेपर बने और वेपर से दोबारा से सॉलिड बन गया, सो दिस इज फॉल्स। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। फिजिकल टेम्परेरी चेंज होता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, ट्रू। Next is crystallization. The process of deposition of a crystal of a substance on cooling its saturated solution is called crystallization. Crystallization में क्या होता है कि कोई भी substance है, उसके जो crystals होते हैं वो decompose हो जाते हैं, deposition हो जाती है उनकी, जब हम उन्हें cool करते हैं तो हम उसे crystallization कहते हैं। इसका कहाँ यूज़ होता है? It is used for the separation of compounds which dissolve completely in a particular solvent on heating एंड क्रिस्टलाइन और कूलिंग टू फॉर्म सोल्यूबल कंपोनेंट्स। तो इसका यूज़ किया जाता है कि कोई भी कंपाउंड है उनको सेपरेट करने के लिए। कहाँ पे से? जब हम उसे, जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको हम किसी चीज़ में मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उन्हें सेपरेट करने में किसका यूज़ किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन का। As you have already studied in class 6, normal table salt can be obtained by evaporation of sea water. जो table salt होता है वो कैसे बनाया जाता है? जब हम sea water को evaporate करते हैं। एक्टिविटी पढ़ेंगे, टू मेक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं? Take some water in a beaker and add a teaspoonful of copper sulfate in it. Stir the solution. आपको एक बीकर लेना है, उसमें कुछ पानी लेना है और पानी में आपको कुछ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देना है। रिपीट द प्रोसेस टिल इट कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर सॉल्ट इन इट। आपको जब तक वो पूरा मिक्स नहीं हो जाता आपको उसे रिपीट करना है। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट में रिमेन इन द बॉटम ऑफ बीकर। तो जो कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं कॉपर सल्फेट के वो बीकर के नीचे रह जाते हैं। दिस इज़ द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ ट्रांसफ़र दिस प्लेसिंग ओवर चाइना डिश। अब इसको, इस सॉल्यूशन को आपको एक चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर देना है। हीट इट बाय प्लेसिंग ओवर वायर गोज ऑन अ ट्रिपॉइड स्पैन। और इसको आपने हीट करना है। आफ्टर सम टाइम कंटिन्यू टू हीट। आपको कुछ टाइम के लिए इसे हीट करते रहना है। Till all the water present in the solution evaporate, you will find that blue color crystalline substance is left behind as a residue in the china dish. आपको उसे तब तक हीट करना है जब तक कि पूरा वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। और हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो ब्लू कलर के क्रिस्टल जो होते हैं वो रह जाते हैं। Now remove the china dish from the flame and allow it to cool. You will get the crystal of copper sulfate back. तो अब इसको आपको कूल होने के लिए रख देना है और कूल होने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो क्रिस्टल जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। तो ये इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद हमने उसे हीट किया, हीट करने से हमें दोबारा से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। Next is rusting of iron. You must be familiar with the rusting of iron. When iron objects are left exposed to the moist air, oxygen and water both, a substance with a brown flaky layer is observed on their surface. This brown flaky layer is hydrated iron oxide. It is called rust.
रस्टिंग इज़ अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, केमिकली रस्ट इज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आपने रस्टिंग देखा होगा, आयरन पे जंग लग जाता है, तो वो जंग कैसे लगता है, जब हम कोई भी किसी भी लोहे की चीज़ को खुले में रख देते हैं, तो खुले में रखने से वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वाटर उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो आयरन है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ओके, तो ये लेयर क्या होती है, आयरन ऑक्साइड होती है, FeO, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये स्लो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों होते हैं। रस्ट इज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन है, किस किस के बीच में होती है, आयरन Fe, ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बनता है, रस्ट, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3.H2O। ओके, iron is an important metal. It is used in making cars, gates, benches, bridges, ships and various other useful articles. आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेटल होता है, इसका यूज़ किया जाता है कार बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए, बेंचेस, ब्रिजेस, शिप्स और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम फास्टर इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेज। For example, ships are made of iron and a part of them remains under water most of the time. Sea water is rich in salt. Rusting is faster in salty water. अब जो रस्टिंग होती है वो बहुत जल्दी होती है, बहुत मॉइस्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वहाँ रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शिप्स जो होती हैं वो आयरन की बनाई जाती हैं, तो उनको जब वाटर के अंदर सी में जब हम बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उन पे बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है, क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो सोल्टी वाटर में बहुत जल्दी रस्ट लगता है आयरन के आर्टिकल्स पे। देयर आर 2 कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए 2 कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन दोनों की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में। इफ़ एनी वन ऑफ दिस इज़ नॉट प्रेजेंट रस्टिंग विल नॉट अकर। अगर इनमें से कुछ एक नहीं होगा तो रस्ट नहीं लगेगा। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट, जंग को प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड है। रस्टिंग ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंट इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल्स एंड एयर इज cut off. This is done in the following ways: coating with oil and grease. Iron and steel instrument parts of various machines and agricultural tools are kept smeared with oil which not in use. This prevent rusting. तो जो आयरन के और स्टील के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं या एग्रीकल्चर टूल्स होते हैं, उन्हें हम ऑयल में, जो तेल होता है उसमें रख देते हैं, ठीक है, जिससे रस्ट नहीं लगता। कोटिंग आयरन आर्टिकल विद पेंट। आयरन की चीज़ों पे पेंट कर देना चाहिए। अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट ऑन आयरन आर्टिकल प्रिवेंट दैम फ्रॉम कमिंग इन कंटैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। तो जब हम उन पे पेंट कर देते हैं तो जो आयरन होता है वो एयर और मॉइस्चर के कंटैक्ट में नहीं आ पाता, तो रस्ट नहीं लग पाता। कोटिंग विद अदर मेटल्स। सम मेटल्स आर कोटेड विद नॉन कोरोसिव मेटल्स। दिस इज़ डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग। तो कुछ मेटल्स को कुछ नॉन कोरोसिव मेटल से मतलब कवर कर दिया जाता है, उसकी कोट कर दी जाती है, जिससे ये 3 मेथड होते हैं इसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलोइंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड द मेटल सर्फेसिस आर कवर्ड विद अनदर सुपीरियर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड दस कोरोजन इज स्टॉप्ड। गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो मेटल का सरफेस होता है उसे किसी दूसरे मेटल के सरफेस से कवर कर दिया जाता है। ओके, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है, तो इससे कोरोजन मतलब रस्टिंग जो होती है वो नहीं हो पाती। गैल्वेनाइजेशन में दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर कर दी जाती है। इट इज़ यूज टू मेक रूफिंग बकेट्स, बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बकेट्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में और दूसरे आर्टिकल्स बनाने में। एलोइंग। एलोय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटेलिक सॉलिड सॉल्यूशन। एलोय जो होता है वो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड सॉल्यूशन का। Some metals when alloyed with other metals become more resistant to corrosion. कुछ मेटल्स को जब दूसरे मेटल के साथ एलोय बनाया जाता है तो वो
कोरोजन में मतलब नहीं बन पाते। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील विच इज़ मेड बाय मिक्सिंग मेटल सच एज मैग्नीज क्रोमियम एंड मैग्नीशियम विद आयरन। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो कैसे बनाया जाता है, जब मैग्नीज क्रोमियम और मैग्नीशियम को आयरन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इन अ डैश चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। डैश एंड डैश आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या जरूरी होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स डैश सॉल्यूशन। क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस है उसके क्रिस्टल कैसे बनते हैं, उसे बॉयल करने से। बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज़ अ डैश चेंज। कैंडल को बर्न करना कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया, चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल होते हैं। इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस नहीं बनते। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड एलोइंग। रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग से, पेंटिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, गैल्वेनाइजिंग से और एलोइंग से। Okay, so students, we have completed this chapter. Your homework is read lesson 6. Thank you.